तो फिर शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो आज के लेक्चर की जो हमारे पास टॉपिक्स है अप्रॉक्स 5 लेक्चर्स को हम कवर कर लेंगे मोर और लेस, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऐप है क्या। बिल्कुल बेसिक है, बहुत सीधी सी चीज़ है, ठीक है। ऐप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में कोई ऐप यूज कर रहे हो, लाइक एनीथिंग, लाइक आप गेमिंग करते हो तो उसका एक ऐप होगा। ब्राउज़र भी एक ऐप मतलब एक ऐप ही है। तो या फिर आप डेस्कटॉप में यूज करते हो या फिर आप वेब पे यूज करते हो, लाइक अभी जो आप जुड़े हो ना गूगल मीट पे, अगर आप ब्राउज़र से जुड़े हो तो वो वेब ऐप हो जाता है, ठीक है। और जो ऐप फ़ोन में चले आप उसको फ़ोन का ऐप बोल सकते हो, और जो ऐप चले आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, पीसी में, आप उसको डेस्कटॉप ऐप बोलते हो। बाय द वे, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत डिटेल में हम देखेंगे। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या है। तो दो आर्किटेक्चर अपने पास होते हैं, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, और आगे हम डिटेल में देख ही लेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स एमवीसी, तो फिर ये अपने पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रेगुलसली आपको यूज करना है, ये एक तरीका है। आर्किटेक्चर बोल सकते हो, कोड को मैनेज करने का एक प्रोटोकॉल बोल सकते हो। जैसे सपोज कर लो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो आपका एक प्रोटोकॉल होगा, मतलब बेहतर अगर आप जाना चाहते हो तो सपोज करो आपने कहीं से फ्लाइट पकड़ा पॉइंट ए से, फिर आप पॉइंट बी पे गए, फिर वहां से कहीं और गए, मतलब इन शॉर्ट प्रोटोकॉल। एमबीसी भी एक प्रोटोकॉल है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू जो अभी आप देख रहे हो, जैसे ही आपने फ्लिपकार्ट ओपन करा तो आपके सामने में उसके जो भी यूआई आ जाते हैं, वो सारे के सारे व्यू कंसीडर करे जाते हैं। लाइक प्रोडक्ट्स दिख जाएगा आपको, ऑफर्स दिख जाते हैं, व्यू। जैसे ही आपने क्लिक करा, सपोज कर लो आपने क्या क्लिक करा, ऐड टू कार्ट क्लिक करा, तो उसके पीछे जो ऑपरेशन हो रहा है ना, उसके लिए कंट्रोलर जिम्मेवार है, ठीक है। या फिर आप सपोज करो आपने कोई चीज़ सर्च करा, आपने पीसी सर्च करा, कि आपने पीसी बाय करना था तो आपने पीसी सर्च करा, तो आप गए, आपने सर्च बॉक्स में पीसी लिखा, आपने क्लिक करा, आपने एंटर करा। तो जो इन सारे लॉजिक को, मतलब आपका लिखना और वो जो डाटा आ रहा है वहाँ तक की जो भी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कंट्रोलर की होती है। और मॉडल क्या है आपका, मॉडल है आपका डाटा स्टोर, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ, तो सपोज कर लो आप जाते हो कहीं, आप एक लाइब्रेरियन के पास जाते हो, मतलब आप एक लाइब्रेरी जाते हो, आपको वहाँ का यूआई दिख रहा है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो। बहुत सारे बुक शेल्फ्स रखे हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अब आप अंदर जाते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक लेनी थी, तो वो जो सामने रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, आप उनको बोलते हो कि मुझे वो बुक चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनके पास वो बुक नहीं होता है, वो जाते हैं, जाके स्टोर में जाके ढूंढते हैं वो बुक है कहाँ, फिर वो आपको ला के देते हैं। इन शॉर्ट, जो भी आपने देखा, ठीक है, वहाँ जाके व्यू हो गया, या फिर ऐसा बोल सकते हो वो जो पर्सन थे, जिन्होंने मतलब जिनसे आपने बुक के लिए कहा, वो व्यू हो गया। और फिर उन्होंने जो प्रोसेस करा, वो अंदर गए, उन्होंने ढूंढा, ठीक है, या फिर उन्होंने किसी और को बोला ढूंढने के लिए कि ये बुक ढूंढ के लेते हो, वो कंट्रोलर हो गया। मॉडल हो गया वही वो डाटा स्टोर, या फिर मैं बुक स्टोर बोलूँ जहाँ बुक था, इन शॉर्ट। अब फिर उसके बाद हम बहुत छोटा सा, बहुत कॉन्साइज वे में, बट इंट्रोडक्शन टू वेब भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम इतना कुछ आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीक 1 को। तो वीक 1 में सबसे पहली चीज़ है ना, डिस्कस करी गई कि ऐप होता क्या है। हम सब ऐप यूज करते हैं, डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, बट ऐप है क्या। तो जो ऐप होती है आपकी, वो जनरली आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपकी जो ये ऐप है ना, ये कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम है जिसको आप फ़ोन के लिए यूज कर रहे हो। और ये इवॉल्व हुआ है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, मतलब इनिशियली तो बड़े के लिए था, फिर धीरे धीरे कई सारे स्मॉल प्रोग्राम्स आने लगे। ये उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए ये हो गया आपका इवॉल्व। और प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, बस यही है इसमें। उसके बाद डेस्कटॉप ऐप्स की बात आई कि अब ये डेस्कटॉप ऐप आपका क्या होता है। तो जो आपका डेस्कटॉप ऐप है ना, ये डेस्कटॉप ऐप आप देखते हो, मतलब ये स्टैंड एलोन आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि एडिटर हो गया, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मेल, डेस्कटॉप में जिस किसी को भी आप जनरली यूज करते हो डेस्कटॉप में, ठीक है। और अगर मैं ऐप के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूं, तो ऐप जो है वो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बोल लो। आमतौर पे बोल सकते हैं एक स्मॉल या फिर स्पेसिफिक वन, किसी चीज़ के लिए जिसको आप अपने फ़ोन में यूज करते हो। बहुत सीधी सी बात है, इसको आप ऐप स्टोर वगैरह से बहुत इजीली डाउनलोड कर पाते हो, वही है यहाँ पे लिख रखा है ना, डाउनलोड, इंस्टॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की बात आई। भाई कितने टाइप के एप्लीकेशंस होंगे। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड देखो, आप पीसी पे यूज कर रहे हो, पीसी प्लेटफॉर्म है।
आप फ़ोन पे यूज करोगे वो प्लेटफॉर्म हो जाता है, और एक वेब एप्लीकेशन जैसे आपका गूगल हो गया, ब्राउज़र जो भी, वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो इससे पहले फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होते हैं। ये तो आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड है कि डेस्कटॉप के लिए, फ़ोन के लिए। अब इससे पहले एक फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है। जैसे कि सपोज कर लो आपका कोड एडिटर्स हो गया, अगर आपने वीएस कोड यूज करा है, सबलाइम यूज करा है, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, उसमें सारे के सारे सोशल मीडिया ऐप्स आते हैं, ट्विटर वगैरह हो गया, ये आपने फंक्शन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करा है। ईमेल क्लाइंट्स हो गया, जैसे आउटलुक, थंडरबोल्ट एक्सेट्रा, वेब ब्राउज़र हो गए, फायरफॉक्स, क्रोम। और प्लेटफॉर्म के बेसिस पे आपने कैसे बांटा, तो सबसे पहले डेस्कटॉप ऐप आपने लिया, आपने बोला डेस्कटॉप ऐप। ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं जो कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी खोलते हो डब्ल्यू एस मतलब डब्ल्यू वर्ड, ठीक है, जब भी आप खोलते हो तो फिर क्या आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। स्प्रेडशीट खोलो, नहीं होती है। तो कई सारे ऐप हैं जो कि स्टैंड अलोन चलते हैं। स्टैंड अलोन करने का मतलब इन्हें ज़रूरत नहीं होती इंटरनेट की, और कुछ को होती है, जैसे वेब ब्राउज़र हो गए, आपके मेल हो गए, इन सबको ज़रूरत पड़ेगी कि ये ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में भी थोड़ा बहुत डाटा स्टोर कर लेते हैं, दैट्स वो एक अलग चीज़ है। ऑफलाइन वर्क ऑफन वर्क ऑफलाइन, भैया वर्क ऑफलाइन कैसे वर्क करते हैं, देखो। आप जब भी कोई चीज़ यूज करते हो, सपोज कर लो आपने एम एस वर्ड यूज करा, तो उसकी कई चीज़ें सेव होती है। कहाँ सेव होती हैं? तो एक स्टोरेज होता है ऐप से जुड़ा हुआ, जिसको आप लोकल स्टोरेज बोलते हो, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर आप ब्राउज़र यूज करोगे तो आप अपने फ़ोन में देख पाओगे कैसे होता है, डाटा होता है, तो वो सारी की सारी जो डेटाज है वो कहाँ स्टोर हो रही हैं, तो वो आपके फ़ोन में स्टोर हो रही हैं। बहुत सीधी सी बात है। और इसको आप, जो कई सारे डेस्कटॉप ऐप होते हैं, जैसे ईमेल क्लाइंट हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, उसको तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बट कुछ को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। तो यही रहा इसका। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हो जाता है, अगर आपने जावा यूज करा है तो उसमें इंटेलिज आइडिया का लगता है। बस ये एग्जांपल्स है। ओएस स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ के लिए अलग हो जाएगा, और आपके एप्पल वगैरह के लिए अलग ओएस के लिए। और इसके बाद अब बात आई मोबाइल ऐप्स की। पहले तो डेस्कटॉप ऐप आपने समझा क्या होता है, मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स जो होते हैं ना, मोबाइल ऐप्स जो आपके होते हैं वो फ़ोन और टैबलेट में जो चलते हैं, फ़ोन और टैबलेट को जो टारगेट करते हैं, बस ऐसा समझ लो। ये क्या होता है, ये मेनली यूज होता है ऑन द गो टास्क के लिए, ठीक है, जो कि नेटवर्क डिपेंडेंट जनरली होते हैं। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं मैक्सिमम तो नेटवर्क डिपेंडेंट ही होंगे फॉर श्योर। ये स्क्रीन साइज, बैटरी लाइफ, इन सब के द्वारा ये लिमिटेड होते हैं कि कौन क्या यूज कर रहा है। कई सारे इसमें बोल सकते हो आपकी इंटरेक्शन मैकेनिज्म लगे होते हैं, लाइक टच हो गया, वॉइस हो गया, ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ें यूज़र इंटरेक्शन के लिए। मेमोरी प्रोसेसिंग, इसमें भी लोकल स्टोरेज होता है। पावर के लिए तो आपके फ़ोन के पावर से चलता है। फ्रेमवर्क, ओएस स्पेसिफिक, क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कई सारे होते हैं। कई सारे ऐप क्या होते हैं, वो आपके आईफोन में भी चल जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन में भी चल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद अब बारी आती है अपनी किसकी, वेब ऐप्स की। तो जो अपनी वेब ऐप्स होती है ना, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अब आप बोलोगे भाई, जो गूगल मीट होती है उसको आप यूज करते हो लैपटॉप में भी, उसको आप यूज कर सकते हो फ़ोन में भी, उसको आप यूज कर सकते हो कहाँ, ब्राउज़र में भी। तो वही है सारी की सारी, वर्क अक्रॉस ओएस, सारे के सारे जो आपके ओएस, मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस का मतलब। डिवाइस क्रिएट अ कॉमन बेस, ये कॉमन बेस होता है, ये आप कहीं भी चला सकते हो। हैवीली नेटवर्क डिपेंडेंट, ये नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। मैक्सिमम जो भी वेब ऐप्स होती है वो आपकी नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये हमारा एंड होता है। अब आपकी जो सेकेंड लेक्चर है, आपने अब तक देख लिया वेब एप्लीकेशन क्या है, कैसे चल रहा है, ठीक है। और ये आई मीन टू से हैवीली नेटवर्क डिपेंडेंट, वही सर्वर से जुड़ी हुई है, डेट्स इट, नेटवर्क डिपेंडेंट की बात आ गई। अब लेक्चर 2 है अपना, कंपोनेंट ऑफ एन ऐप। आपने देख लिया ऐप, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड थी, फंक्शनैलिटी बेस्ड हो गई ऐप। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया ऐप बोलते हो तो उसमें सारा कवर हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें। अब इसके बाद बात आई अपने लेक्चर 2 की, कंपोनेंट ऑफ ऐप। ऐप में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं, मतलब बोल सकते हो उसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस उन सारे फंक्शनैलिटी के पीछे में। तो तीन सबसे मेन कंपोनेंट्स ऐप का बोल सकते हो। सबसे पहले क्या होता है आपका, स्टोरेज होता है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। स्टोरेज, जहाँ पे आप क्या करते हो, डाटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि जब आप ऐप चलाओगे तो डाटा जनरेट होगा, आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा ना। उसको आप लोकली डिवाइस पे स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर या फिर फ़ोन में करते हो, या फिर क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हो,
ठीक है, जैसे जीमेल के लिए आपके जो मेल्स आते हैं वो क्लाउड पे स्टोर होते हैं इंस्टेड आपके फ़ोन या फिर लैपटॉप में, पीसी में। तो डाटा को आप स्टोर कर सकते हो लोकली भी, या फिर सर्वर पे भी आप जाके उसको क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, वो अलग अलग स्टोरेज मेथड्स जो होता है उसको यूज करते हैं। फाइल सिस्टम हो गया और भी कई सारी चीज़ें। अब बारी आई, सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया, स्टोरेज। कैसे स्टोर करते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है जी, स्टोरेज। दूसरा आया कंप्यूटेशन। आप कोई भी आप उठाओ, फॉर एग्जांपल जीमेल उठाओ, स्टोरेज समझ आ रहा है, जीमेल का कौन सा फॉर्मेट स्टोरेज का यूज कर रहा है, तो क्लाउड पे अपलोड कर रहा है। कंप्यूटेशन का क्या सीन है, कंप्यूटेशन उसमें क्या होता है, तो देखो कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, उसमें सॉर्ट करने की फंक्शनैलिटी होती है, बिल्कुल होती है। बाय डेट कर लो, या फिर आप सर्च करना चाहते हो तो बाय डेट कर लो, बाय इंडेक्स कर लो, आपकी मर्जी। तो कंप्यूटेशन करना जो उसमें होता है वही सब। बिजनेस लॉजिक आप समझ सकते हो, इसको आप बिजनेस लॉजिक बोल सकते हो, क्योंकि यहीं से आपका सब कुछ कंट्रोल होता है। आपको सॉर्ट करना है, कुछ सर्च करना है, तो ये सारी कंप्यूटेशन के अंदर आपकी आ जाती है जनरली, ठीक है जी। और लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, बिजनेस लॉजिक, सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद आई भाई प्रेजेंटेशन, यूआई। आप स्टोर तो कर लोगे डाटा, कंप्यूट भी कर लोगे, व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन, जो यूआई पे आपको एक्चुअली दिखता है, उसका क्या। तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी डिस्प्ले पे यूजर को दिखता है, वो इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन कैसे यूजर को डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है फॉर्मेटिंग। आपकी क्या आ गई, फॉर्मेटिंग आपकी आ गई, ठीक है, फॉर्मेटिंग आपकी आ गई, ठीक है। फॉर्मेटिंग के बाद क्या आ जाता है, लेआउट का डिजाइन और डाटा को रीडेबल बनाना, ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ईमेल खोला होगा, उसमें क्या होता है, ईमेल डिस्प्ले, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, उसको आप रीड अनरीड के बीच में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वही है, ईमेल क्लाइंट स्टोरेज यहाँ पे होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो क्लाउड में हो सकता है। हाउ आर दे स्टोर्ड, फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है। कंप्यूटेशन मैंने बताया ही, इंडेक्सिंग ऑफ ईमेल आपकी हो गई, ये देखो कंप्यूटेशन, इंडेक्सिंग ऑफ, सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक्स कहते हैं हम इसको, जो भी आपकी सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट होता है आपका जो मेल, जीमेल होता है, एक फाइल फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिस्ट में प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल मेल को आप खोल के पढ़ सकते हो, ऑल राइट। प्लेटफॉर्म की अगर आप बात कर लो, ये तो मैंने ऐप के सब्जेक्ट में बता दिया। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जैसे डेस्कटॉप आपका हो गया। तो जब आप प्लेटफॉर्म की बात करते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की जो एप्लीकेशंस होती है, उसके रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये कंप्यूटर के लिए डिजाइंड होती है, जो कि क्या क्या यूज करती हैं, आपकी कीबोर्ड यूज करती हैं, और क्या यूज करती हैं, तो फिर ये आपकी माउस यूज करती हैं। अब आप अपने फ़ोन का कोई एप्लीकेशन खोलो, तो क्या वहाँ पे आप कीबोर्ड चला सकते हो, मोर और लेस यूज हो जाता है शायद। बट जो डेस्कटॉप की होती है ना, ये स्पेसिफिकली इन सारी चीज़ों के लिए डिजाइंड होती है। डेस्कटॉप का जो पैराडिम है, पैराडिम मतलब समझ सकते हो, डेवलप करने का तरीका ऐसा कुछ, फाइल फोल्डर और डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रहता है इसमें, ठीक है। मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका, एमएस, एडोब फोटोशॉप हो गया, थंडरबोल्ट हो गया, थंडरबर्ड हो गया आपका ईमेल क्लाइंट, ठीक है। अब बारी आई मोबाइल एप्लीकेशन की। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वो स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं टच के लिए। अब जो आ रहा है, क्योंकि अब तो मेनली टच फोन्स ही हैं, तो इसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। और वॉइस हो गया, कैमरा हो गया, इंटरफेस हो गया, ये सारी की सारी एप्लीकेशन इन सारे के सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि इनके फंक्शनैलिटी को आप इन्हेंस कर सको। ये मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी छोटे होते हैं जनरली, मतलब बहुत छोटे नहीं बोल सकते, काफ़ी छोटे होते हैं और ऑप्टिमाइज होते हैं, स्पेशली बैटरी लाइफ की जब बात आई तो। कभी कभी आप कोई ऐप खोलते होंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता होगा कि ये ऐप जो है बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगी, ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइज्ड है बैटरी लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइक व्हाट्सअप, इंस्टा, आगे तो आपको पता ही है। अब बारी आई वेब बेस्ड एप्लीकेशन की। ये देखो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है आपका, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में आपका क्या सीन है, कि एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र पे चले और इसको आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप आईफोन में यूज कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में यूज कर रहे हो, मतलब यही सारी की सारी चीज़ें आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो बहुत ही ईजिली। इंटर क्रॉस ओएस होता है इसका। बस इसके लिए एक ही चाहिए होती है, उसको कहते हैं इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट है तो आप उसको कर लोगे एक्सेस। जो इसमें डाटा स्टोर्ड होती है वो मेनली क्लाउड पे जाके स्टोर्ड होती है, और उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप
कहीं से भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, आप कहीं से भी उसके डेटा को भी स्टोर कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आई मीन टू से नोकिया का कोई फ़ोन यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, वही क्लाउड एक्सेस एनीवेयर, मल्टीपल डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसा बताया गया है। इसकी की एडवांटेज है इसकी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि यूज़र जो है, मैं आप जैसे गूगल मीट हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज़र कैन एक्सेस द सेम डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आप सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा फ़ोन में हो सकता है क्या, जो आपकी फ़ोन की एप्लीकेशन है या फिर डेस्कटॉप की है? तो यही है सारी की सारी चीज़ें। फिर आई अपनी क्या, इम्बेडेड। मैंने आपको 3 बताया था ना ऊपर, अभी अब आप बोलोगे इम्बेडेड क्या है? तो जो इम्बेडेड है ना, ये एप्लीकेशन बनाई गई है सिंगल फंक्शन के लिए, किसी स्पेशल डिवाइसेस के लिए। फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए कोई एप्लीकेशन हो गई आपकी, आपकी स्मार्ट टीवी हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गई, उसके लिए जो बनती है, सिंगल फंक्शन इसका होता है और इसका स्कोप लिमिटेड होता है कि बस ये इतना ही काम कर सकता है इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आ रही है। हाँ, गुड, हाँ, आ रही है। गुड, गुड। तो अब तक आपने उतना कुछ समझा। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की। देखो, जब आपकी बात आए मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो आपने ये समझ लिया कि एक एप्लीकेशन में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि अलग अलग आर्किटेक्चर जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आपका लैपटॉप, हमारा फ़ोन, कोई भी डिवाइस, वो किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है, कैसे, वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मतलब इन्हीं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इस लेक्चर में डिस्कस करा गया है। डिवाइसेस इन नेटवर्क इंक्लूडेड, जो आपकी डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस नेटवर्क, वो यूज़र डिवाइस जैसे आपकी फ़ोन हो गई, लैपटॉप हो गई, टैबलेट हो गई, जो कि आपकी एप्लीकेशन चलाती है। और बैकएंड सिस्टम जो होता है, जैसे सर्वर हो गया आपका, ठीक है, वो डाटा को प्रोसेस करता है और एप्लीकेशन लॉजिक को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च करा, शू सर्च करा आपने, ठीक है, तो आपने ऐसे शूज़ वहाँ पे जाके सर्च करा, तो एक बिजनेस लॉजिक चला जो कि उस ऐप पे चला या फिर उस वेब वेब ऐप पे चला, अगर आप मतलब ब्राउज़र में आपने खोल रखा है तो। बट वो जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर, आपने जो सर्च किया उसके रिगार्डिंग जो डाटा आपके यूआई मतलब वही हो गया, इंटरफेस आपका हो गया, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे जो डाटा दिखा, जो ग्राफिक्स पे आपके डाटा दिखा, वो डाटा कहाँ से आ रहा है? वो डाटा किसी बैकएंड सिस्टम से आ रहा है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। तो इन्हीं सारे चीज़ों के रिगार्डिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि आपके ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स क्या है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स क्या है। तो इस लेक्चर में ना दो टाइप के आर्किटेक्चर की बात करी गई है। एक आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, पी टू पी भी आप बोलते हो, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, वो अलग सीन है। पी टू पी, पी टू पी कुछ ऐसा। ठीक है, आप उसको ऐसा कुछ भी बोलते हो। अब बारी आई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी बोलते हो। क्यों? देखो, आपका फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी जो भी आप यूज कर रहे हो, जिस किसी भी डिवाइस से आपने डाटा रिक्वेस्ट करा, डाटा रिक्वेस्ट करने का मतलब कि आपने बोला मुझे ये चीज़ दिखाओ, मुझे पेन दिखाओ, मुझे शू दिखाओ, मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करके लाओ, आपने ब्राउज़र को बोला, तो वो जो आपने रिक्वेस्ट करा, तो वो रिक्वेस्ट कहीं तो जाएगा, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया। बाय द वे, इसके बीच में ना बहुत से लॉजिक्स होते हैं आपके कि डीएनएस क्या है, यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल क्या है, वो डाटा कैसे जा रहा है, तो वो सब डिटेल हो जाएगा, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल अभी आप बेसिक चीज़ें समझो। तो ये जो क्लाइंट है आपकी, इसने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, इसने बोला मुझे कुछ सर्च करके दो। फॉर एग्जांपल, आपने फ़ोन सर्च करा, एंड्रॉयड फ़ोन, ईयरबड्स आपने सर्च करा, तो इसने सर्वर को बोला कि भाई सर्च करके दो मुझे। तो अब सर्वर क्या करेगा, देखेगा कि क्या क्या डाटा उसके पास है, अगर है तो वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। क्लाइंट क्या हो गया, जिसने रिक्वेस्ट करा। सर्वर क्या हो गया, जिसने रिस्पॉन्स दिया। बहुत सीधी सी बात है ये। ठीक है, समझ आइए आपको। जैसे क्लाइंट आपका हो गया यूज़र की डिवाइस जो कि रिक्वेस्ट कर रही है, सर्वर आपकी हो गई जो कि डाटा स्टोर करती है, जो आपने रिक्वेस्ट उससे मांगा है उसको प्रोसेस कर रही है, फिर रिस्पॉन्स को वापस सेंड कर रही है आपके पास। देखो, यहाँ पे आपका फ़ोन हो गया, पीसी हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ये सब आपकी क्लाइंट्स हैं। आपने रिक्वेस्ट करा नेटवर्क, वाया नेटवर्क आपने रिक्वेस्ट करा किसको, सर्वर को,
और इसने क्या रिटर्न करा, इसने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, जो कि आपके स्क्रीन पे अब मतलब शो हो रहा है, कुछ ऐसा। क्या आपको ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आई क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? या ऑलराइट। तो फिर आर्किटेक्चर दो हो गए, मैंने बता दिया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सबसे पहले सर्वर, सर्वर के रिगार्डिंग क्या क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। डाटा जब आप मांगते हो तभी आपको क्या दे देता है, डाटा दे देता है, बहुत सीधी सी बात है। और कंप्यूटेशन भी आपके लिए कर सकता है अपने, जैसे कि सपोज कर लो आपने बोला है कि मुझे मतलब ऐसे लिस्ट को रिटर्न करो जिसमें जो डाटा है वो ग्रेटर देना है स्मॉलर देना, मतलब इसके रिगार्डिंग अगर आपने एसक्यूएल वगैरह करा है तो उसमें आप दे मतलब आपने किया होगा सर्वर पे, आपने क्या करा, बिजनेस लॉजिक के रिगार्डिंग आपने उसके ऊपर कंप्यूटेशन वगैरह करा है। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। सर्वर जो होता है ना, सर्वर कंट्रोल एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सर्वर आपकी मतलब जो आपने डाटा दिया उसको कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और फिर रिक्वेस्ट देके फिर आपके फ़ोन पे आया, आपने उसे डिस्प्ले कर दिया, बस यही है जो भी है। उसके बाद क्लाइंट एंड यूजर, जिसके पास डाटा आना है भाई, जिसने डाटा रिक्वेस्ट करा है। यूजर इंटरेक्शन, जो कि डाटा को डिस्प्ले करेगा आपकी डिवाइस जैसे होगी। बारी आई नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या हो गया, तो नेटवर्क क्या हो गया, जो कि सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट करे, क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करे। ये लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। कैसे लोकल होगा वो हम आगे देखेंगे। डाटा पाइप क्या होता है, अगर आप बोलो डाटा पाइप नो अल्टरकेशन, कहने का क्या मतलब है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट करा है, आपने बोला है मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिखाओ, तो वो क्या करेगा, वो आपको एंड्रॉयड फ़ोन ही दिखाएगा, वो कुछ और नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं कि, और जब आपने रिक्वेस्ट करा ना, आपने रिक्वेस्ट करा है तो वो डाटा सिर्फ आपके पास आना है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बीच में डाटा लॉस्ट हो गया या फिर वो डाटा किसी और डिवाइस पे चला गया। तो वही बोला जा रहा है कि डाटा पाइप जो होता है, अगर आपने कुछ भेजा है तो आपके पास आएगा, बीच में कहीं लॉस्ट वगैरह नहीं होता, नो अल्टरकेशन। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये पूरी की पूरी चीज़ें बेस्ड है आपकी। अब बारी आई एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये तो हो ही गया अपना। ठीक है जी। और इसके बाद अब आप एक चीज़ देख पाओगे, लोकल सिस्टम्स आपके हो गए, जैसे कि क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल सेम मशीन पे हो। अगर आपने कभी वेब डेवलपमेंट करी है ना, तो वहाँ पे आप लोकल होस्ट करके कोई आईडी, आपने करी है क्या कभी वेब डेवलपमेंट, देखा होगा कहीं? हाँ, HTML पढ़ा था मैंने, हाँ, उसमें तो देखा उसमें, था। हाँ उसमें एक हाँ। लोकल होस्ट जनरेट होता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ आपका क्लाइंट और सर्वर जो है ना वो सेम मशीन पे है, वो एक ही मशीन पे दोनों है। ठीक है। मशीन क्लाइंट्स एग्जांपल जैसे आपके हो गए सॉफ्टवेयर एंटीवायरस अपडेट्स, इन सबको यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग खुद ब खुद कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो खुद को अपडेट कर लेंगे। अब इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, सिंगल क्यू हो गया, मल्टीपल क्यू हो गया, लोड बैलेंसर लगा होता है सर्वर में, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सर्वर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें ना, ये वीक 7-8 की है। तो फॉर नाउ रहने देते हैं, बस मतलब जनरली आप समझ लो मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। उसके बाद लोड बैलेंसिंग क्या होता है, तो लोड बैलेंसिंग सपोज कर लो आपके पास 4 सर्वर्स हैं, और जो आपकी रिक्वेस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा एक सर्वर पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कुछ डाउनलोड करा है तो आपको पूछा जाता है किससे डाउनलोड करना है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तो उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोड को। बट ऐसा हो सकता है कि हर यूज़र आए और वो बोले कि वो क्लिक करे सर्वर 1 पे कि मैं सर्वर 1 से ही डाटा डाउनलोड करूँगा, तो बैलेंस बढ़ जाएगा सर्वर 1 पे। तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो, तो लोड बैलेंसिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप करते हो। एग्जांपल लाइक मेल डेटाबेस, व्हाट्सएप मैसेंजर, आपको तो समझ आया होगा, डाटा दोनों तरफ फ्लो होता है आपका। ठीक है। आप जो दे रहे हो वो आपने रिक्वेस्ट करा, तो आपने जो भी टेक्स्ट में लिखा वो डाटा भी तो सर्वर के पास जा रहा है ना, फिर वो प्रोसेस करके आपको डाटा वहां से दे रहा है। तो डाटा जो होता है वो बोथ वेज में आपके क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। अब दूसरा हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका हो गया पीयर टू पीयर मॉडल, या फिर आप इसको P2P मॉडल भी बोलते हो। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझ लो पीयर टू पीयर मॉडल का, कि पीयर टू पीयर मॉडल में कोई स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता सर्वर और क्लाइंट के बीच में। फॉर एग्जांपल देखो पीयर टू पीयर में क्या होता है, यहाँ तो मैंने आपको ये समझा दिया कैसे आ रहा है, कई सारे मल्टीपल फोन्स हो सकते हैं। बट पीयर टू पीयर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है, दो मशीन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पीयर टू पीयर। और इसमें क्या है कि सारी की सारी पीयर
इक्विवेलेंट कंसीडर की जाती हैं कि सारी की सारी पीयर्स जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पीयर्स उनमें मोर देन अदर्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक मास्टर हो सकता है, उसमें कोई एक मास्टर कंप्यूटर होगा जो कि बाकी के 10-20 जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सबको कंट्रोल करने की पावर उसके डिवाइस में होगी। एवरी डिवाइस, पीयर क्या है आपका? पीयर आपका डिवाइस है, बहुत सीधी सी बात समझ गए होंगे। वो क्लाइंट और सर्वर की तरह एक्ट करता है। हर एक डिवाइस अपने में ही क्लाइंट है, अपने में ही सर्वर है। अब यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे। डाटा आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोई सर्वर होगा, ठीक है जी, और इसमें कोई डाटा आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। अगर मैं जनरल टर्म्स में बताऊँ तो आप समझ लो, कई सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और हॉटस्पॉट समझ सकते हो, या फिर ब्लूटूथ समझ सकते हो, अगर मैं फ़ोन में के तौर पे मैं बताऊँ तो। ठीक है जी। तो फिर समझ आ गया, एरर टॉलरेंस होता है ये मास्टर्स इंट्रोड्यूसर्स। देखो, इसमें अगर कोई एरर आ भी जाए ना, कोई भी एरर इसमें आ जाएगा, तो एरर आने के साथ ये खुद को फिक्स कर लेता है, ठीक है। और इसमें जो एक मास्टर होते हैं, जो इंट्रोड्यूसर जिसको आप बोलते हो, जिसके पास सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ताकत होती है, वो इन सबको मतलब फिक्स कर सकते हैं। अगर मास्टर ही करप्ट हो गया तो वो क्या करेगा? रिसेलेक्ट मास्टर ऑन फेल्योर। अगर मास्टर ही फेल हो गया, जो मेन डिवाइस है, तो ये किसी और को रिसेलेक्ट कर लेता है मास्टर, जो कि पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। कैरेक्टर्स अगर मैं बताऊं इसके कुछ फीचर्स के सब्जेक्ट में, तो ये भाई डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। देखो, जो आपका ये था ना क्लाइंट सर्वर, ये सेंट्रलाइज्ड था, एक सर्वर पे सेंट्रलाइज्ड है, सारे यहीं आ रहे हैं। बट ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये फेल हो गया, क्या दिक्कत है, बाकी सारे चल रहे हैं, बाकी सारे के ऊपर किसी के भी ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हर एक पीयर मतलब हर एक डिवाइस रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्स, अगर उसको कोई रिसोर्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो कोई भी किसी से मांग सकता है। यहाँ देखो, वही चीज़ें तो मैंने बताई है। बट सम पेयर्स में इक्वल देन अदर्स, अच्छा वो नहीं बताया। जैसे कि दो आपकी जो भी हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, अगर कोई एक फेल भी हो गया तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो फिक्स कर लेगा खुद को। इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो दूसरे तक भेज देगा। ये ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं क्योंकि इसमें सर्वर फेल्योर्स होगा ही नहीं। कई बार जब रिजल्ट निकलता है तो आप जाते हो, देखते हो सर्वर फेल हो गया, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, लोड बैलेंसर भी वहाँ काम नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या होता है? अगर आपका पीयर टू पीयर रहता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो स्केलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को आप कितनों को कनेक्ट कर दोगे। बट अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसके लिए बेहतर हो सकता है। यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आपकी हैं, ठीक है। तो फिर इसमें जो सर्वर फेल्योर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अगर आप कंपेयर करो किससे? क्लाइंट सर्वर मॉडल से। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आपने कभी टोरेंटिंग करी है क्या? नहीं। टेलीग्राम से कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करी है? हाँ। हाँ, वही हो गया टोरेंटिंग। उसमें क्या अच्छा। होता है, अगर आपने टोरेंटिंग तो करी है, बट मैं समझाता हूँ। पीयर टू पीयर होता है उसमें, उसमें सारी की सारी चीज़ें पीयर टू पीयर होती हैं। आप जाते हो, आपने मूवी डाउनलोड करी, टेलीग्राम की नहीं, मैं टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या होता है, पहले आप डाउनलोड करते हो, फिर आप सीडिंग करते हो। देखो, आपने डाटा डाउनलोड करा है, आपने कोई मूवी डाउनलोड करी, फिर आप सीडिंग भी कर रहे हो। सीडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई और पीयर है आपका जो कि जुड़ा हुआ है, वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। इन शॉर्ट, पता है टोरेंटिंग अभी तक जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इतना चल क्यों रही है? क्योंकि इसको ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि पीयर टू पीयर हर चीज़ें हो रही है, कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर है ही नहीं, आप कितनों को पकड़ोगे? मैंने डाउनलोड करा, अब मैं किसी का पीयर बन गया, मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई और मेरे से डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो आपकी हो जाती है, ब्लॉकचेन के बारे में तो मतलब पता ही होगा आपको। जो आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होती है, लाइक क्रिप्टो करेंसीज, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल ये डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करती है। ये ट्रांजैक्शन आपने करा तो वो सिर्फ दो आदमी को पता होगा, जिसने करा उसको और जिसने रिसीव करा उसको। आईपीएफएस, और ये आपका दे दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो भी है आपकी डाटा स्टोर होती है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, जिसको आप सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्ट कर सकते हो। बाय द वे, इतना समझ गया, दैट्स मोर देन इनफ। अब बारी आई भाई, हम तो ये समझ गए सर्वर के रिगार्डिंग कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्लाइंट सर्वर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टाइप्स क्या है उनकी। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, आपने कोई ऐप डेवलप करा है, उसके पैटर्न का क्या? उसमें भी तो कोई पैटर्न हो सकता है। आपने कोड लिखा, फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा जो कि कोड है
जब आप सबमिट बटन क्लिक करोगे उसका, ठीक है जी। दूसरा कोड क्या कर रहा है कि उसी सबमिट बटन के ऊपर जो लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ है उसके अंदर वो है, वो जब चलता है तो सर्वर के पास डाटा भेजता है। या फिर आप कुछ फेच कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपने कहीं क्लिक करा तो सर्वर के पास डाटा गया, फिर उसने कुछ भेजा। तो इन सारे के सारे चीज़ों के लिए अलग अलग मैं बोल सकता हूँ, जो भी आपके मेरे कहने का मतलब जो भी कोड्स होते हैं, अलग अलग कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इफ आप सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह कर दो, सारे कोड्स एक ही फाइल में डाल दो, कितना मेसी हो जाएगा। और कोड्स भाई 5-5 हज़ार लाइन्स के होते हैं, 5000 लाइन्स के कोड होते हैं, उससे भी कई बार ज़्यादा। तो वो मैनेजेबल होगा नहीं फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड रहे, हम उसे अच्छे से समझ पाएँ। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न का। ये कई सारी होती हैं। फिलहाल मैं अभी एमवीसी को बहुत डिटेल में मतलब कवर करने वाला हूँ। एमवीसी जैसा कि मैंने बताया था, एमवीसी जो है ना आपका, वो क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, बहुत सीधी सी बात, मॉडल व्यू कंट्रोलर हो गया आपका। अब ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और इसकी जो डिज़ाइन पैटर्न है, मतलब कैसे आप उसको मतलब डिज़ाइन पैटर्न आप इसको समझ सकते हो। तो एमबीसी में जाने से पहले डिज़ाइन पैटर्न को समझो। देखो, डिज़ाइन पैटर्न जो होती है ना, वो जनरली रीयूजेबल सॉल्यूशन होते हैं। अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम ओकर हो रहा है बार बार सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर आपको बता पाऊँ तो देखो, आपके पास एक फंक्शन है ऑन क्लिक, ठीक है जी। जब भी आप बटन क्लिक करते हो तभी ये फंक्शन चलेगा, आपके पास ये फंक्शन है। आप जब सबमिट करते हो ना तब भी आप एक बटन क्लिक करते हो। आप जब कुछ रिक्वेस्ट करते हो, सर्च करते हो, तब भी आप एक बटन क्लिक करते हो। ठीक है, लॉग आउट करते हो तब भी एक बटन ही क्लिक हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि डिज़ाइन पैटर्न जो है ना वो रीयूजेबल सॉल्यूशन है। कहने का यही मतलब है, देखो रियूजेबल सॉल्यूशन है कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम के लिए। अब क्लिक करना है उसके लिए विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। बहुत सीधी सी बात है, समझ गए होंगे। जो आपके एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होते हैं वो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं अपने नोट में। जैसे कि मैं जब भी ऐप डेवलप करता हूँ तो जैसे अगर आप रिएक्ट में डेवलप कर रहे हो तो उसमें एक होता है सॉलिड, ठीक है। यहाँ क्या है आपका, एमवीसी है आपका। तो सॉलिड हो या एमबीसी हो, क्या मतलब है? एमबीसी मतलब आपको एक प्रिंसिपल दे दिया गया, आपको एक रूल दे दिया गया और बोला गया भाई आप क्या करो, आप इसमें अपनी ऐप को डेवलप करो। अगर आप इसमें अपनी ऐप को डेवलप करोगे ना तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेंगी। आपको एक कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक कोड को रीयूज कर सकते हो, तो आप स्पेस बचा लोगे, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, गाइड द डिज़ाइन थ्रू आउट प्रोसेस। एमवीसी अब आपका क्या है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में जो सामने बैठे थे आपने उन्हें बोला बुक ला देने के लिए, तो वो व्यू है। एमवीसी, एम का मतलब होता है मॉडल, देख सकते हो यहाँ लिख रखा है ना, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, यहाँ मॉडल, भी का व्यू, सी का कंट्रोलर। व्यू क्या है, आप गए, आपको क्या दिखा, आपको वो दिखा जो सामने बैठा था, आपने उससे बोला कि मुझे कोई बुक चाहिए, सपोज कर लो XYZ कोई भी बुक है। उस लाइब्रेरियन ने क्या करा, उसने किसी और को बोला, ठीक है, जो भी उसके एम्प्लॉय होंगे, कि ये बुक है आप इसको ढूंढ के लाओ। तो वो एम्प्लॉय गया, जाके उसने बुक ढूंढा और उसने बुक ढूंढ के आपको दिया। तो जो सामने बैठा था वो व्यूअर हुआ, जो प्रोसेस हुआ आपके बुक ढूंढने में, उसने किसी को बोला, फिर वो चल के गया, फिर उसने ढूंढा, वो सारी की सारी जो लॉजिक होगी ना वो सब आएंगे आपके कंट्रोलर के अंदर, जो भी बिजनेस लॉजिक्स आपकी होंगी, जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, डाटा लॉजिक को कभी हैंडल नहीं करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। आपने कोई रिक्वेस्ट कर, आपको डाटा ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप गए, सपोज कर लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप जब वहाँ जाओगे तो आपको वेटर दिखता है, वो व्यू हुआ आपका, आपने उसे देखा, फिर आपने उसे बोला कि मुझे कोई डिश चाहिए। तो जो भी डिश आपने ऑर्डर करा है वो क्या करेगा, वो किचन जाएगा। किचन में क्या है आपका, किचन में बताया जाएगा कि अच्छा ये डिश बनाना है, और इस डिश को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स, वो स्टोर रूम में है, तो फिर स्टोर रूम से लेके आया जाएगा। तो कुछ वैसा ही हो रहा है, अगर आप समझ पाओगे तो एमबीसी भी कुछ वैसा ही है। व्यू क्या है आपका, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन को हैंडल करता है, जो भी दिख रहा है आपका डायनेमिकली रेंडर, ठीक है। ये क्या करता है, व्यू रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर को, बिजनेस लॉजिक जो है आपका,
कि मुझे इस डाटा को, मतलब मुझे डाटा चाहिए, मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई है। कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट जो है उसको हैंडल करता है, उसके बाद कभी भी ये डाटा लॉजिक को हैंडल नहीं करेगा, आप इतना याद रखना। तो फिर इसने इसको करा हैंडल, इसके पास जो भी लेक्चर आया, अब ये डेटाबेस में गया। मॉडल आपका डेटाबेस आप समझ सकते हो, डीबी समझ सकते हो, डेटाबेस। ये डाटा के लॉजिक को हैंडल करेगा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होगा, ठीक है। और जो भी इसके पास डाटा आएगा वो क्या करेगा, ये वो कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर फिर क्या करेगा, आप व्यूअर को दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से डाटा आया, यहाँ व्यूअर हो गया, और ये आपका एंड यूजर है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा है यहाँ पे। और ये उसका जो यूआई है, वहाँ पे जो भी डाटा आएगा दिखेगा। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि व्यू नाम की जो आपकी फाइल होगी, या फिर जिस किसी को भी आप बोलोगे ये जो मेरी फाइल है वो व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब आप डेवलपमेंट करोगे तो उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी ना वो, और उसके अंदर जो भी कोड होगा व्यू के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके व्यू के लिए, यूआई के लिए, ठीक है, डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। कंट्रोलर के अंदर जो भी कोड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस लॉजिक को हैंडल करने के लिए, ठीक है, जो भी आपकी आप रिक्वेस्ट करोगे उसके रिगार्डिंग। मॉडल, मॉडल के अंदर जो भी कोड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्ट डेटाबेस से, आई मीन टू से इंटरेक्ट करने के लिए, डाटा लाने के लिए, प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सीधी सी चीज़ें हैं ये। एमवीसी मॉडल, कोर डाटा टू बी स्टोर्ड फॉर एप्लीकेशन, बताया मैंने, जो भी डाटा आपकी स्टोर होती है। डेटा बेसिस इंडेक्सिंग होती है, इजी सर्चिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं पता तो फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इंडेक्सिंग का बेसिकली आप समझ लो, इंडेक्सिंग जो होती है ना उसका हम यूज करते हैं फास्ट सर्चिंग में। ये बहुत हेल्प करती है जब भी डाटा बेस से कोई रिक्वेस्ट फेच करने की बात हो, ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप मेल पे जाते हो, आप मेल को करते हो चेक, तो जो लिस्ट ऑफ मेल्स आपको दिखते हैं, जो आपको दिख रहा है कि किस किस ने आपको मेल करा है, वो आपका व्यू हो गया। कंट्रोलर क्या हो गया, जो यूजर एक्शन करेगा, जैसे आपने बोला सॉर्ट कर दो इन सबको, ठीक है, बिजनेस लॉजिक्स आपके हो गए, डिलीट कर दो इन सबको, मेल को मूव कर दो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, ठीक है जी। मॉडल आपका क्या हो गया, मॉडल हो गया जो कि सारे के सारे मेल को स्टोर करता है, मेटा डाटा इंक्लूडिंग मेटा डाटा लाइक सर्वर, रिसीवर, टाइम स्टैम्प, अटैचमेंट, या फिर कोई मीडिया फाइल है तो वो आपका मॉडल हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने टोटल दो दो एग्जांपल देके आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि मॉडल क्या है भाई, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है। देखो यूआई आपका फॉर इंटरफेस है, इंफॉर्मेशन फाइंड और मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। यूजर यूजेस कंट्रोलर, आपने कंट्रोलर का यूज करा, क्यों कंट्रोलर का क्यों यूज करा आपने, क्योंकि वहां से आपने डेटाबेस में कोई रिक्वेस्ट डाला। टू मैनिपुलेट मॉडल दैट अपडेट्स व्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको दिखा पाऊँ थोड़ा बड़ा करके, देखो आप हो, आपने कुछ रिक्वेस्ट करा कंट्रोलर को, ठीक है, आपने कोई कुछ बोला सर्च करना है, या फिर आपने बोला सॉर्ट कर दो, कोई भी चीज़ है, ठीक है जी। वो क्या करेगा, वो मॉडल के पास जाएगा, वो बोलेगा ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आई है, मॉडल डेटाबेस में देखेगा, डाटा प्रोसेस करके वापस कंट्रोलर को दे देगा, कंट्रोलर व्यूअर को दे देगा, और वो आपके स्क्रीन पे दिखने लगता है। तो ये कुछ चेंज ऐसे चलते हैं, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और फिर क्या आपको इतना समझ आया जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन करा हाँ, आ गया सब समझ। है? गुड। अब बारी आई भाई इंट्रोडक्शन टू द वेब। अब वेब को समझने की बारी आई। तो इसमें क्या है, वेब आप सुनते हो, वेब का हिंदी तो जाल होता है, वी एज वी ऑल नो, बट वेब ही क्यों, वाई द वेब। तो जब भी वेब की बात आती है ना, तो ये मतलब मोर और लेस वेब के तरह ही काम करता है कि एक आपकी डिवाइस दूसरे डिवाइसेस से जुड़ी हुई है। देखो वेब क्या है, ये प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये मतलब जनरली जो इसका नेचर होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, ये जेनरिक वर्क अक्रॉस ओएस। ओएस क्या होगा, ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। ये जनरली अक्रॉस प्लेटफॉर्म काम कर सकते हैं, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म आप बोल लो, ठीक है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स। हार्डवेयर की मैं बात करूँ तो पीसी, टैबलेट, फ़ोन, ये सब पे अवेलेबल है, सब जुड़े हुए हैं इससे। वेब जो क्या होता है आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं आपकी, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ लैपटॉप में कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, टच स्क्रीन है, सेंसर है, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन के लिए। इवन इन क्रॉस प्लेटफॉर्म एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप सब कुछ कर पाते हो। अगर आप आगे हम बढ़ते हैं, बाय द वे, बिल्ड ऑन साउंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल क्या हो सकता है इसका, वेब का,
कि डाटा कभी करप्ट ना हो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। और इसमें पोर्ट नंबर होता है कि कौन कैसे, मतलब एक वेब है उससे जुड़ा हुआ डिवाइस है, कौन कैसे किससे कनेक्ट कर रहा है, तो वही बस प्रिंसिपल डिस्कस करेगा, नथिंग। वर्थ अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ कंस्ट्रेन हो सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वेब पे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और इसको मेंटेन करने में कॉस्ट भी आती है, लाइक स्टोरेज, नेटवर्क स्टोरेज मतलब सर्वर हो गया, तो उसकी कॉस्ट है, डिवाइस की साइजिंग हो गई, मतलब कई सारी चीज़ें जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप चाहते हो कि मतलब आप क्वेस्ट करना चाहते हो इसमें, तो देखो सबसे पहले टेलीफोन नेटवर्क आया 1890s के करीब, ठीक है। इसमें क्या था, ये सर्किट स्विच के ऊपर काम करता था। और बोलोगे सर्किट स्विच नेटवर्क, अब ये क्या है, तो सर्किट स्विच नेटवर्क जो था ना, उसमें क्या होता था जनरली कि ए है वो बी से बात कर रहा है किसी एक कॉम्प्लेक्स स्विचिंग नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। फिजिकल वायर होते थे, जैसे कि अगर आपको याद हो तो सबसे पहला जो टेलीफोन नेटवर्क था वो 90s में आया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इन्वेंशन के बाद, ठीक है। वो सर्किट, इसी सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का यूज करता था। इसमें क्या होता था कि एक फिजिकल कनेक्शन मतलब प्रेजेंस ऑफ वायर हो गई, ये डेडिकेटेड होता था कि इसमें एक फिजिकल कनेक्शन होगा दो यूजर के बीच, मतलब दो जो भी आपके यूजर हैं जो बात कर रहे हैं, लाइक ए बी से बात कर रहा है, तो उसके बीच ये वायर होगा पूरे के पूरे कॉल के लिए। इसका एक डिसएडवांटेज था, क्यों, क्योंकि इसमें जो बैंडविड्थ था ना आपका, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। सपोज कर लो अगर कोई यूज़र है वो साइलेंट रह गया, या फिर उसने कोई एक्टिविटी करी ही नहीं, मतलब अ, कोई दो यूज़र एक दूसरे से बात कर रहा है, जैसे ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कुछ समय वो चुप रह गया, उसने कुछ नहीं कहा, बट फिजिकल वायर जो है ना उस समय भी टाइड अप है, उस ड्यूरेशन के लिए भी थी, ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। इसके बाद क्या हुआ कि पैकेट स्विच नेटवर्क का इवोल्यूशन होता है 1960 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे पैकेट क्या है, स्विच क्या है, नेटवर्क क्या है, तो फिर इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज था और ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन था। पैकेट स्विच को डेवलप करा गया, देखो इसमें क्या था कि आप एक फिजिकल कनेक्शन मैनेज कर रहे थे, ठीक है। इतना तो समझ आया। अगर डाटा टू, अब इसमें क्या करा गया कि जो भी आपके डाटाज थे उसको आपने तोड़ दिया, बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट्स में, बिट्स में आपने तोड़ दिया उन सारे के सारे डाटा को, और वो जो भी शेयर्ड लाइन होती थी आपने उसको उनके ऊपर ट्रेवल करवा दिया। तो ये जो आपकी मेथड थी ना, ये मल्टीपल कन्वर्सेशन एक ही लाइन पे अलाउड करती थी, मतलब आज का कॉन्फ्रेंस आप समझ लो कुछ ऐसा। देखो डाटा पैकेट कहने का क्या मतलब है कि आपने यहाँ से डाटा भेजा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते हो ना वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। अगर आपने गौर किया हो तो जो आप वीडियो देखते हो उसकी जो टाइमलाइन होती है वो रेड में होती है, बट उसके बैक में एक वाइट कलर की भी मतलब कलर पाइप बोल सकते हैं, वो भरता रहता है, थोड़ा भरा, जैसे जैसे नेटवर्क उसको मिलता है वो भरता रहता है। मतलब क्या है, वो डेटा आ रहा है और डेटा पैकेट्स में आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सारे के सारे डेटा एक बार आ गई चंक्स में आ रहे हैं, थोड़ा डेटा आया, जैसे अगर 10 मिनट की वीडियो है तो पहले 22 सेकंड का डेटा आया फिर 10 सेकंड का, जैसा उसको नेटवर्क मिल रहा है। तो ये कैसे, मतलब काम कैसे करता है, तो देखो आपने यूट्यूब से रिक्वेस्ट करा, वो सर्वर के पास गया, और वहां से जो डाटा आना है उसको पैकेट्स में तोड़ देगा। वहाँ होल डाटा है पूरा है, बट उसने उसको पैकेट्स में तोड़ा। पैकेट्स में तोड़ने के बाद फिर उसने आपके डिवाइस के ऊपर भेजा, और आपके डिवाइस के ऊपर फिर से वो रीअसेंबल हो जाएंगे आपस में, सारी की सारी जो भी डेटाज हैं वो जुड़ जाएंगी। तो ये पैकेट स्विच नेटवर्क जो था वो बहुत बेहतर था, और ये बैंडविड्थ का इफिशियंट यूज कर पा रहा था। यहाँ क्या था, अगर आप चुप हो फिर भी आप यूज कर पा रहे हो, आपके कनेक्शन होना है, बट यहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि आप बोलोगे ही नहीं तो मतलब डाटा क्या जाएगा दूसरे तरफ, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद अब बारी आई किसकी, आरपा नेट की। अब ये क्या है, तो आरपा नेट जो था ना, इनिशियली आपका क्या था, ये आरपा नेट था, आरपा, ठीक है। फिर इसको बाद में मैं बोल सकता हूँ डेवलप करके, या फिर बाय द वे यहाँ पहले आप देख लो, आरपा नेट इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है जी। हुआ क्या था कि जब वो यूएस और रसा के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर, तो रसा ने क्या करा कि अपनी स्पुतनिक नाम की जो आपकी सेटेलाइट थी उसको लॉन्च कर दी। तो अब यूएस को भी कुछ करना था, उनको भी शो करना था कि हाँ हम भी हैं, डेट्स इट। तो उसने एक प्रोजेक्ट शुरू करा आरपा नाम से, ठीक है। फिर बाद में इसको मैं बोल सकता हूँ आरपा को क्या करा, आरपा को चेंज करके डारपा कर दिया,
ARPA, डार्पा कर दिया। डी क्या हो गया आपका? डिफेंस हो गया। क्योंकि अब यूएस चाह रहा था कि क्यों ना हम ऐसा नेटवर्क बनाएं, हम ऐसा मीडियम ऑफ कनेक्शन बनाए कि कल को अगर हमारे कंट्री के ऊपर अटैक हो जाए और हमारे पास इंटरनेट ना भी हो, फिर भी हमारी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सके। आपने पीयर टू पीयर पढ़ा था ना, कुछ वैसा ही समझो, ऑलमोस्ट वही है। तो इसलिए आपका ये डार्पा पिक्चर में आया 1969 में। ठीक है, इसमें नोड टू नोड या फिर मैं बोलूँ नेटवर्क टू नेटवर्क मतलब कनेक्शन होता है। फर्स्ट पैकेट स्विच नेटवर्क आप ऐसा समझ सकते हो। ये मेनली जो था ये प्रोजेक्ट, ये यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट करा गया था। अभी कई सारे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ थी, उसी में ये रिसर्च चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ ये स्टार्ट करा गया था। ये नोड टू नोड नेटवर्क होता है, ये एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरे तीसरे से, मतलब कुछ ऐसा। इसमें मतलब कुछ अदर कंपनीज भी थी जैसे IBM, SNA, ये सारी कंपनीज भी थी जिनके पास अपनी नेटवर्किंग सिस्टम इन्होंने भी तब तक डेवलप कर ली थी। ठीक है, बट अब भी एक प्रॉब्लम था। सब कुछ ठीक है, आपने क्या करा, अपने टेलीफोन नेटवर्क से पैकेट स्विच नेटवर्क पे आए, फिर डार्पा भी आपने स्टार्ट करा। सारी की सारी कंप्यूटर से एक दूसरे से, मतलब सारी नहीं, जो भी हो वो जुड़ चुकी हैं। बट अब भी एक इशू है। इशू ये है कि भाई अगर आपने एक डिवाइस से रिक्वेस्ट करा, तो क्या गारंटी अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हैं तो वो उस पे जाए? तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए था। तो पिक्चर में क्या आता है? पिक्चर में आता है भाई आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल को आप समझ सकते हो, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जो कि गाइड करता है कम्युनिकेट जब आप करते हो अलग अलग नेटवर्क वगैरह में। तो ये वही है प्रोटोकॉल, कि कैसे फॉर्मेट होगा पैकेट को। जब पैकेट आ रहा है ये तो पता हो गया आपका, यहाँ पे कैसे फॉर्मेट होगा, आप उसको कैसे वायर पे, मतलब नेटवर्क समझ लो, कैसे प्लेस करोगे, चेकसम क्या लगाओगे कि पता हो कि हाँ इसी डिवाइस पे डाटा आया है। हर नेटवर्क का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। अगर मैं अभी आपके लेक्चर्स ले रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप तक जो भी डाटा पहुँच रहा है ना, ये किसी ना किसी नेटवर्क के बेसिस पे पहुँच रहा है, और इसके पीछे भी एक प्रोटोकॉल है, एक सर्टेन रूल है। ठीक है जी। उसके बाद अब बात आई, अब तक देखो, अब तक आपने समझ लिया कि अच्छा एक आल्फा नेट, मतलब डार्पा के अंदर या फिर आल्फा बोल लो आपने, आल्फा नेट के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल भी आ गया उसकी सिक्योरिटी के लिए। अब ये इंटर नेटवर्क क्या है? तो फिर इंटर नेटवर्क है कि कैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी आपस में। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, अलाउ कर रहे हो अलग अलग नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉमन प्रोटोकॉल तो हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे लिए कोई और प्रोटोकॉल है, अदर के लिए कोई और प्रोटोकॉल है, फिर मैं तो अपने प्रोटोकॉल को फुलफिल करूंगा, वो अपने प्रोटोकॉल को फुलफिल करेगा। तो इसलिए ये पिक्चर में आता है आपका। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आप समझ गए। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क के बीच में जो डाटा ट्रांसमिशन था उसके रिगार्डिंग आया था ये पिक्चर में। और इसके कई सारे होते हैं, जैसे TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आ गया क्या आपका, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, कब 1983 में। ये प्रोटोकॉल मतलब एक रूल समझ लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये एक रूल है जो कि बताता है कि पैकेट की टाइप क्या होनी चाहिए, इंटरप्रिटेट कैसे होगा वो डिवाइस पे, या फिर आपने जो रिक्वेस्ट करा है वहाँ पे। उसके हेडर में क्या होना चाहिए, हेडर को आप क्या डिफाइन करते हो। अलग अलग नेटवर्क के ऊपर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एथरनेट हो गया, PPP, SLIP। बाय द वे ये सब तो जरूरी है नहीं, बस IP वही है। एक कॉमन प्रोटोकॉल चाहिए था कि सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सीधी सी बात। अब TCP आया आपका कब, 1983 में, ही दोनों आया 1983 में। TCP ने क्या करा आपका, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या हुआ, बाय द वे IP में मैंने बताया ना, पैकेट जो है उसको आप डिफाइन करते हो, एक अलग अलग नेटवर्क के ऊपर वो कैसे जाएगा, अलग अलग डिवाइसेस उसको कैसे लेगी, मतलब उससे सारे के सारे सिक्योरिटी से जुड़े मेजर्स भी थोड़े बहुत। TCP क्या था आपका, TCP इंश्योर करता था एक रिलायबल कम्युनिकेशन, चेक करता था ये एट लास्ट कि जो पैकेट्स आई हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं है। यहाँ तो पैकेट आ गई इंटरनेट प्रोटोकॉल में, आपने बोल दिया अच्छा पैकेट ये होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, उसके हेडर में होना चाहिए। TCP ने क्या करा, TCP ने इंश्योर करा कि जो पैकेट आ रही हैं वो रिलायबल है या नहीं, वो सही से रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है।
एरर चेकिंग ये करने लगा कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया, मतलब रिक्वेस्ट और रिसीव के बीच में आया तो उसको एक्नॉलेज करना, फिर से रीट्रांसमिट करना। जैसे आपने कोई डाटा रिक्वेस्ट करा यूट्यूब से, हो सकता है वो ना आया हो उस वक्त, सपोज कर लो आपके फ़ोन में नेटवर्क के गायब हो गया, नहीं आया, तो वो टीसीपी चेक करेगा क्या डाटा आया, क्या नहीं आया। फिर जैसे ही आपका नेटवर्क आपके फ़ोन में आता है तो वो डाटा आपके पास आ जाता है। होता है ना कई बार ऐसा। तो ये सारी की सारी चीज़ें टीसीपी के हिस्से में आई। अब बारी आई, ठीक है भाई समझ गए, ये आईपी आ गया, टीसीपी आ गया। बाय द वे आईपी कुछ ऐसा लिखाता है, कुछ ऐसे नंबर फॉर्मेट में, ठीक है, कुछ ऐसा लिखाता है। अब क्या इशू हो गया कि मैंने कहने का मतलब ये आपका आईपी है, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखाता है नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्या इशू हो गया भाई कि ये नंबर कौन याद रखेगा। अभी आप जाते हो सर्च करते हो www.google.com, amazon.com, flipkart.com, let's learn.com, एनीथिंग, आप जाते हो, डालते हो, आपको डाटा मिलता है। आपको पता है जो आप सर्च करते हो ना www डॉट के बाद ये यूआरएल, ये कुछ और नहीं है, ये यही है, आईपी एड्रेस ही है, ये डोमेन कहते हैं इसको, ये आईपी एड्रेस ही है ये। अब ये याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, होगा ही हेक्टिक। तो उसके लिए क्या करा गया, डोमेन को लाया गया ताकि बहुत इजीली आप इसको याद कर सको। और ये डाटा जो आपकी आईपी एड्रेस होती है ना, उन सबको लिस्ट करता है कि अच्छा अगर www.google.com है तो गूगल की आईपी एड्रेस ये होगी, अमेजोन है तो अमेजोन की आईपी एड्रेस ये होगी। अब आपको कोई नंबर डॉट एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक लेटर याद रख लो, डेट्स इनफ। डोमेन नेम्स 1985 में आता है। यूज नेम्स इंस्टेड आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के मतलब को छोड़ के इसने डोमेन का मतलब एक नेम, एक वर्ड का यूज करना शुरू करा। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। बट डॉट कॉम जो था ना, वो अभी तक आया, मतलब डॉट कॉम रिवॉल्यूशन स्टिल इन फ्यूचर, जस्ट वेट, मैं इस पिक्चर को यहाँ से हटाता हूँ। स्टिल इन फ्यूचर, अच्छा वो डॉट कॉम रिवॉल्यूशन फ्यूचर में आने बोलता है, ऐसा कुछ बोला गया। फिर आया आपका हाइपर टेक्स्ट। देखो अब तक आपने क्या करा भाई, आप चले थे टेलीफोन स्विच्ड सर्किट से, वहाँ से पैकेट आया, फिर पैकेट के बाद आपका प्रोटोकॉल, मतलब आरफानेट आया, आरफानेट के बाद प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस याद रखना हेक्टिक था, तो डोमेन आया, डाटा की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए टीसीपी आया। फिर आता है क्या, हाइपर टेक्स्ट 1989 में। इसमें क्या था, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप करते थे सेव, बहुत सीधी सी बात है। और जब भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह को सेव करते थे तो उसके रिकॉर्डिंग आप मतलब उसके अकॉर्डिंग आप फिर से उसमें सर्च वगैरह बहुत ईजिली कर पाते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आप जब लैपटॉप पे होते हो तो अगर आपने HTML पढ़ा है तो उसमें एक लिंक होता है, वो हाइपर लिंक ही है। आप एंकर टैग आपने यूज करा होगा, ठीक है जी। तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हो वो आपको किसी और स्क्रीन पे ले जाता है। आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक मारते हो, वो क्या करता है आपको, वो आपको किसी और प्रोडक्ट पे ले जाता है। अगर आपने यूज करा है तो आपको पता है, वो ऐसा तो बेसिक चीज़ है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको किसी और प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हाइपर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि अब एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक्ड हो गई है। आप अमेजोन पे हो, आप कुछ देख रहे हो, वहाँ कई सारी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रोडक्ट, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, या फिर अमेजोन छोड़ो, आप अपने कॉलेज वेबसाइट पे देखो, आप कोर्स में क्लिक करते हो, एक नया टैब खुलता है। कैसे हो रहा है ये हाइपर टेक्स्ट के कारण हो रहा है। देखो डोमेन के बारे में बताया, ये डोमेन नेम हो गया, वही डोमेन नेम सर्विस डीएनएस जो होता है, आईपी एड्रेस और डीएनएस जो होता है, वो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मतलब बहुत ईजिली एक्सेस करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये नंबर था, अब ये कुछ ऐसा हो गया। देखो क्या होता है, जनरली आपकी डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपने कोई रिक्वेस्ट करा www.google.com, डोमेन का नाम गूगल है, ऐसा आप यहाँ समझ लो, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो, वो कहाँ जाता है आपकी रिक्वेस्ट, वो डीएनएस सर्वर में जाती है। क्योंकि देखो डोमेन क्या है, एट लास्ट आपका आपकी आईपी एड्रेस है, फोन नंबर है आपके फोन में कई सारा। डीएनएस क्या है, डीएनएस आपका फोन बुक समझ लो, आपके फोन में फोन नंबर है। आप सर्च करते हो किसी का नाम, आपने सर्च करा अलेक्जेंडर, ठीक है, तो आपको अलेक्जेंडर को कॉल करना था, तो आप कितना नंबर सबका याद रखोगे। तो जब आप अलेक्जेंडर पे गए तो वो देखेगा अच्छा ये अलेक्जेंडर है, इसकी ये नंबर रही, और फिर उस नंबर से वो फ़ोन जाएगा। ऐसा यहाँ भी हो रहा है, आपने रिक्वेस्ट करा, वो रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम, ठीक है सर्वर, तो यहाँ जाता है आपका डीएनएस के पास, और फिर वो उस आईपी का यूज करके, आईपी एड्रेस का यूज करके, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी था आपका, ये जो ये
मतलब कुछ ऐसा न्यूमरल फॉर्म है, वो वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजता है। वो रिक्वेस्ट वेबसाइट पे जाती है और जिस आईपी एड्रेस के लिए वो रिक्वेस्ट आई होती है, वो आपको वो सर्वर निकाल के वहाँ से डाटा प्रोसेस करके दे देता है। तो यही था। अब बारी आई, ये तो हिस्ट्री हो गई भाई, अब हम कहाँ हैं तो देखो, ओरिजिनल वेब लिमिटेड है, जैसे स्टैटिक पेज हो गया, इंटरफेसेस जो हैं आपके वो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लिमिटेड स्टाइलिंग। उसके बाद ओरिजिनल वेब जो थी, अभी तो हम वेब 2.0 या फिर 2.0 या फिर उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, बात अभी जो भी हो। 2.0 तो 2004 में ही आ गई थी। वेब 3 बोलते हैं लाइक ब्लॉकचेन वगैरह को, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को, ठीक है। तो लिमिटेड स्टाइलिंग थी उसमें, ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी इशू आता था, ठीक है जी, एक ब्राउज़र से आप दूसरे ब्राउज़र में यूज कर रहे हो तो। फिर आया वेब 2.0 2004 में, इसमें पेजेस आपकी डायनेमिक हो गई। डायनेमिक कहने से क्या मतलब है, देखो जब आपने रिक्वेस्ट करा, वो जेनरेट होके आ गई वो पेजेस। आपकी ये पेजेस हैं, आप अगर जाते हो, सपोज कर लो आप अपने कॉलेज वेबसाइट के ऊपर गए, तो हर एक जो पेज आपको दिख रहा है, वो हर एक पेज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया होगा, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया होगा, अगर उसकी यूआई सेम है तो उसमें डाटा आ रहा है, वो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी, वेब 2.0। उसके बाद एच आपकी हो गई, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के तौर पे काम करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। एच इससे ज़्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है आपकी। क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन रेंडरिंग प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक ओएस। तो फिर यही सारी की सारी चीज़ें, आई होप ये सब आपके समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड।